अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खेत खलियान के साथ मैं हूं अतर लाशारी और आज हम इंतहाई मुनफरद और ख़ूबसूरत प्रोग्राम करने जा रहे हैं। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के अंदर इंस्टीट्यूट ऑफ चोलिस्तान डेज़र्ट स्टडीज़ जो है वो एक ऐसा प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है जिससे फ्यूचर के अंदर, मुस्तकबिल के अंदर पाकिस्तान की मुआशी तकदीर जो है वो बदल सकती है। इतना खूबसूरत प्रोजेक्ट है कि मैं ख़ुद देखकर हैरान रह गया कि सोलर के ऊपर किस तरह से ऑयल सीड्स जो हैं वो ड्रिप और स्प्रिंकल इरिगेशन के ऊपर लगाई गई हैं, किस तरीके से कामयाब की गई हैं, किस तरीके से कामयाब की जा सकती हैं। और इसी के ऊपर प्रोग्राम के पहले हिस्से में मेरे साथ मौजूद होंगे जो इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं। बेसिकली HEC का ये प्रोजेक्ट है, डॉक्टर शाहिद रिजवान साहब आज ये हमें बताएंगे कि किस तरह इन्होंने इसको इंस्टॉल किया, इस सोलर को, यहाँ पर कौन सा ऑयल सीड की कौन सी क्रॉप जो है वो लगी हुई है, स्प्रिंकल यहाँ पर लगा है और ड्रिप इरिगेशन लगा है। तो इससे इनको कितना पर उम्मीद है ये कि फ़्यूचर के अंदर रूही चोलिस्तान में और पूरे हमारे सराइकी बेल्ट में जहाँ पर भी डेज़र्ट का इलाके हैं और वहाँ पर सलाइन वाटर है, तो वहाँ पे जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ आप 1 एकड़ से लाखों रुपए माहाना तक कैसे कमा सकते हैं, इसके ऊपर आज के प्रोग्राम में बात करते हैं। शायद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि ये तिल का जो फील्ड है इसके अंदर, और इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। हमारे साथ रहिए। अच्छा जी, ये हम पहुँचे हैं अभी, बड़ी खूबसूरत और जानदार क्रॉप जो है वो इस वक्त यहाँ पर लगी हुई है। शायद भाई ये बताइएगा कि क्या प्रोजेक्ट है और इसमें आपने करना क्या है, कर क्या रहे हैं? ये हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान का NRPU का 3 ईयर प्रोजेक्ट है, जिसका मेन मकसद जो कि ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम हमने इस पे यूज़ किया है। और उसमें हमने मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम, आप देख रहे हैं इसमें सीसेम है और लोकल यहाँ का ट्री बेरी हमने इस्तेमाल की है, ताकि हम यहाँ के जो लोकल फार्मर हैं तो उनको मैक्सिमम फैसिलिटेट कर सकें, जो कि ख़ासकर इनर चोलिस्तान जहाँ पे मैक्स सलाइन वाटर है और सैंडी अल्कलाइन साइल है। तो हमने ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया है ताकि हम वहाँ, अगर हम ये चीज़ें हम इनर चोलिस्तान के ऊपर लेके जा सके तो हमारा वहाँ का फार्मर मैक्सिमम प्रोडक्शन जहाँ से ले सके। अच्छा, ये बड़ी अहम बात आपने बताई है कि सलाइन वाटर, क्योंकि रूही चोलिस्तान के अंदर हम देखते हैं कि जी वो सलाइन वाटर है तो वहाँ तो जी कुछ भी नहीं हो सकता, ना वो कोई क्रॉप हो सकती है। तो आपको लगता है कि उसमें सलाइन वाटर का ही फ़ायदा लेते हुए हम क्रॉप्स लगा सकते हैं? सर हम इस वक्त फील्ड के अंदर खड़े हैं और आप देख रहे हैं कि हमारे इर्द गिर्द डेजर्ट है और हमने ये कामयाब और सक्सेसफुल प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया और आपके ये बिल्कुल सामने है। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। असल में द सिलेक्शन ऑफ क्रॉप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऐसी हमें डेजर्ट के अंदर ऐसी क्रॉप्स लगानी चाहिए जो कि ड्राउट टॉलरेंट हो और सलाइन वाटर के अगेंस्ट अपनी मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी दे सकें। तो हमने ऑयल सीड में स्पेशली सीसेम इसलिए सेलेक्ट किया है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत कैपेसिटी है कि ये सलाइन वाटर के अगेंस्ट अपनी प्रोडक्टिविटी दे सकती है और अल्कलाइन सॉइल में ये अपनी मैक्सिमम प्रोडक्शन भी इसके साथ। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और मैंने देखी अभी, नाजरीन आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर स्प्रिंकल इरिगेशन, उसके जो फुवारे बड़ी खूबसूरती से चल रहे हैं और हमारे ये साथ साथ जो है वो ड्रिप इरिगेशन भी इसको लगाया गया है और ये भी चल रही है। अच्छा, आपको लगता है कि ये जो आपने सोलर का यहाँ पर सिस्टम लगाया है, तो ऑयल सीड ये हो गया, राई की बात करें, सरसों की बात करें, मतलब और कैनोला की बात करें, सनफ्लावर की बात करें, जितने भी ऑयल सीड हैं, तो हम उसका एक तो सलाइन वाटर का भी फ़ायदा उठा सकते हैं और दूसरा ये कितना कामयाबी के साथ आपका चल रहा है जो सोलर आपने लगाया यहाँ पे? बिल्कुल आपकी बात ठीक है। हमने सीसेम इसलिए सेलेक्ट की है कि इसके अंदर जो एडिबल ऑयल की है ना कैपेसिटी, वो 50 to 60% है। यानी कि अगर हम पाम ऑयल की बात करें या इसमें हम ज़्यादा मैक्सिमम ले सकें। और इस क्रॉप की खासियत ही यही है कि ये सैंडी सॉइल के ऊपर ये अपने मैक्सिमम प्रोडक्शन दे सकती है। अच्छा, मैं बल्कि ये भी बताइएगा कि मेरे ख्याल में हम तो अरबों डॉलर्स में अपना जो है वो खाने का खुदनी तेल जो है वो बाहर से मंगवा रहे हैं, उसका तो अच्छा खासा अमाउंट बन जाता है। सर आप इस साल 2020 के अंदर इकनॉमिक सर्वे और पाकिस्तान के मुताबिक हमारी जो हमने $2 बिलियन का हमने एडिबल ऑयल बाहर से इंपोर्ट किया है। हमारी जो लोकल प्रोडक्शन है ना जो पाकिस्तान के अंदर, वो है 0.5 मिलियन टन और हमें रिक्वायर कितनी है, वो है 3.2 मिलियन टन। ठीक है, जो बाकी जो गैप है उसकी हम हर साल 2.7 मिलियन टन हम हर साल बाहर से इंपोर्ट करते हैं। अगर हम अपनी लोकल
हमारा जो ये सीसम है, अगर हम इसी को हमारा जो लैंड हमारा जो चोलिस्तान है वो तकरीबन 2600 किलोमीटर स्क्वायर के ऊपर मुहित है, और आपको पता होगा कि एरिड लैंड जो है वो 50% ऑफ द पाकिस्तान इज़ अंडर एरिड एंड सेमी एरिड कंडीशन। तो अगर हम यही बैरन और रेन लैंड को यूटिलाइज़ करते हुए हम सिर्फ सीसम और अदर आइडिबल ऑयल जो कि सलाइन वाटर और सैंडी अल्कलाइन सॉइल के साथ अगेंस्ट रेजिस्टेंट कैपेसिटी, अगर हम वो यूज़ कर रहे हैं तो हम मेरा ख्याल में हम एटलीस्ट हम आप खुद कफील हो सकते हैं अपने एडिबल के, हम बाहर से इंपोर्ट हमारी ख़त्म हो जाए। मुझे जो पता चला था कि इस वक्त तिल का जो रेट है वो तो मेरे ख्याल में 6,000 बल्कि पिछले साल तो बहुत ज़्यादा हो गया था, कोई 11,000 मन तक गया था ऐसे ही है पिछले साल जी। क्योंकि और वो बड़ा महंगा हो गया था। तो अगर 30 है तो मेरे ख्याल 1,80,000 से 2 लाख रुपए एवरेज ये हमारे। तो अगर आप रोही चोलिस्तान में आपकी ज़मीन पड़ी है, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे जिनको ज़मीनें वहाँ पर अलाट होती हैं, लेकिन वहाँ पर कहते हैं जी पानी नहीं है, नहर नहीं है। तो ये मेरे ख्याल में आपने जो छोटा सा सेटअप लगाया है इस पे अखराजात भी कम हुए होंगे, और लेकिन ये इसका लॉन्ग टर्म इसका इम्पेक्ट पड़ने वाला है। जी सर, ये जो आप तो इसको 10 से 20 साल तक इस हमारा सिस्टम इंस्टॉल हो गया, इनकी जो 10 से 20 ईयर हम इसको यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि सिर्फ हमने आपने देखा होगा सिर्फ ये सीसम तिल नहीं है, इसके साथ हमने बेरी मल्टी क्रॉपिंग एज ऑफ ऑर्चर्ड ट्री जो कि आपको पता है कि चोलिस्तान मशहूर है, इसको लोकल सेब कहा जाता है, गरीबों का सेब। बिल्कुल ठीक है। तो हम ना सिर्फ इसमें हमारी ऑयल एडिबल ऑयल की हम ले रहे हैं, बल्कि हम इसके साथ फ्रूटिंग भी हम इससे मैक्सिमम ले रहे हैं। और एक पौधा जो कि हमने ये जो वैरायटी लगाई है इसके ये इंशाल्लाह ताला ये इन नेक्स्ट ईयर आप देखेंगे ये 200 kg फी प्लांट हम इसमें अर्निंग ले सकते हैं। 200 kg एक बोरे से मैक्सिमम एक बेर से जी। और सबसे ज़्यादा जो ग़िज़ाइयत है वो भी इसी के अंदर बड़ी मौजूद है। और साथ साथ ये भी आपको लगता है कि ये प्रोजेक्ट आपका जैसे कामयाबी के साथ चल रहा है, इसके बाद रोही चोलिस्तान के अंदर जो रोही के लोग हैं उनको साथ में मिला के उनको ये एक्सपेरिमेंट्स दिखा के तो वहाँ पर भी इसको बड़े पैमाने पर लोग शुरू कर सकते हैं। सर जैसा कि आप ये यूनिवर्सिटी के अंदर हमने ये पायलट प्रोजेक्ट लगाया है, ये ऑलमोस्ट 1 एकड़ के ऊपर मुहित है। जब हम इस पे हमारी आफ्टर 2 ईयर हम इस पे स्ट्रॉन्ग फाइंडिंग हमारे पास आएंगी, फिर हम ये इसको एज सच फील्ड के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यूनिवर्सिटी का मकसद यही है कि हमारी जो लोकल कम्युनिटी है उनको मैक्सिमम हम रिटर्न दें, उनको हम रिसर्च दें और हमारी जो रिसर्च के आउटकम हैं उन तक पहुंचाएं। हमारा मकसद ही यहाँ पे यही है, हम काम कर रहे हैं, हमारा इदारा है, ताकि हम यहाँ से जो मैक्सिमम रिसर्च की आउटकम हैं हम अपने लोकल जो फार्मर हैं उन तक पहुँचाएँ। बिल्कुल ठीक है। चोलिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेजर्ट स्टडीज़ जो है वो एक बड़ा काम जो है वो इस वक्त कर रहा है कि रोही चोलिस्तान की 66 लाख एकड़ अराज़ी जो है वो वहाँ पर मौजूद है। तो उसमें से जुस्त के ऊपर जितने के ऊपर, क्योंकि आगे चल के प्रोग्राम में हम ये भी बात करेंगे कि रोही चोलिस्तान की सारी ज़मीन को कल्टीवेट नहीं करना, उसको रोही ही रहने देना है और उसको उसके अंदर भी एक पूरी दुनिया जो है वो आबाद है जो हमें बहुत सारे लोगों को नज़र नहीं आ रही होती। तो रोही को रोही रहने देना है, लेकिन इस तरह की क्रॉप से हम कम पैसों से अच्छा मार्जिन, अच्छा मुनाफा जो है वो कमा सकते हैं। थोड़े पैसे लगाएं और ज़्यादा मुनाफा कमाएं। तो आखिर में सिर्फ इतना पूछना चाहूँगा कि आपको लगता है कि जो आपकी सोच थी कि ये प्रोजेक्ट इतना तक कंप्लीट हो जाएगा या इतना बेनिफिशियल होगा, वो आपकी सोच पूरी हुई, आपका गोल पूरा हो चुका? जी, मेरा यही टारगेट था कि हम हमारे पास जो यहाँ की लोकल कम्युनिटी है हम उसको किस तरह मैक्सिमम वो अपनी अर्निंग ले सकें, कैसे वो इंगेज कर सकें। तो हमने ये सीसम सेलेक्ट किया है स्प्रिंकल के ऊपर और ड्रिप के अंदर हमने इसके डिफरेंट ट्रायल लग रहे हैं। ये नेक्स्ट ईयर भी चलेंगे। तो हम इसमें से जो मैक्सिमम हमारा जो रिज़ल्ट होगा वो हम लोकल कम्युनिटी तक हम उसको पहुंचाएंगे। और हमारा जो टारगेट था कि हम इसमें मैक्सिमम 20 से 30 मन फ़ी एकड़ पैदावार हासिल करें, इंशाल्लाह ताला वो हम अचीव करेंगे और वो अचीव करेंगे। डॉक्टर शाहिद रिजवान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप चोलिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेजर्ट स्टडीज़ में जो है वो सॉइल साइंटिस्ट हैं और ये इस प्रोजेक्ट को HEC के प्रोजेक्ट को यहाँ पर लीड कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अभी चलते हैं स्प्रिंकल के ऊपर भी ज़रा चल के बात करते हैं, चोलिस्तान के ऊपर बात करते हैं। डायरेक्टर चोलिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेजर्ट स्टडीज़ और वाइस चांसलर इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर, उनसे भी रोही समेत पूरे सरायकी वसेब के एग्रीकल्चर को बूस्ट करने के लिए इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर क्या कर रही है, इसके ऊपर चलकर बात करते हैं। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक जी। अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर शाहिद रिजवान साहब से, और वो हमें तिल और जो सोलर लगा हुआ था उसके ऊपर, और इस वक्त मेरे पीछे जो हैं वो भी आपको स्प्रिंकल नज़र आ रहे होंगे। हमारे मास्टर में भी स्प्रिंकल बहुत खूबसूरत, कि रूही चौलिस्तान के लिए जिस तरह का ये डिज़ाइन किया जा रहा है तो रूही की तकदीर बदल सकती है। और लेकिन रूही की तकदीर तो बदलनी है, असल रूही को भी उसकी शक्ल में रखना है। प्रोग्राम के इसी हिस्से में मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं चौलिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेजर्ट स्टडीज़ भावलपुर के। और इनकी जो पीएचडी है, मैं इश्क करता हूँ रूही से और रूही के पौधों से, तो इनकी जो पीएचडी है वो रूही के प्लांट्स के ऊपर है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जिस तरह यह रूही यार मिलावड़ी है, ख्वाजा साहब ने कहा था, शाला होवे हरदम सावड़ी है, वन पीसूँ लसड़ी गावड़ी है, घन अपने सोहने साईं वकनू। एक तरफ ख्वाजा साहब अपने कलाम में रूही को महफूज कर गए, और दूसरी जानिब आप जो हैं रूही को उसके प्लांट्स के थ्रू जो है अपनी असल हालत में प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका काम काबिल दाद व तहसीन है, इसमें कोई शक की बात नहीं। अभी हम शायद भाई से बात कर रहे थे, तो ये जो स्प्रिंकल का एक डिज़ाइन आपके कॉलेज, आपका इदारा जो है HEC का जो प्रोजेक्ट है और ड्रिप का, आपको लगता है कि इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, चौलिस्तान में जाए या कुछ और एरियाज़ में जाए तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है? क्योंकि ये तो बड़ा हैरान कुन है कि आप चौलिस्तान में पानी नहीं है, नहर नहीं है, और आपने ये थोड़ा सा पैसों से लगाया और आप अच्छी फसलें जो हैं वो काश्त कर सकते हैं। डेफिनेटली शारी साहब, हमने ये प्रोडक्ट इस तरह डिज़ाइन किया है कि हमने चौलिस्तान के जो पेरीफेरी पे, उसके बाहर जहाँ पे एग्रीकल्चर हो रही है, वहाँ पे जहाँ लैंड लेवल है, वहाँ पे हमने कुछ ऐसी क्रॉप्स लगानी है जो मुल्क की ज़रूरियात को भी पूरा करें, वाटर की डेफिशिएंसी को भी मीट करें, और ताकि हमारा जो वहाँ पे फार्मर है वो खुशहाल हो। हमारा दायरा इस पे पूरी कंप्लीट तहकीक कर रहा है। इंशाल्लाह इसका फ़ाइनल वर्जन बड़े ही मुहतात तरीके से लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा हमने पूरे डेज़र्ट के अंदर, याद रखें कि जो डेज़र्ट का असल रूहीले हैं, जो डेज़र्ट के इंडिजिनस लोग हैं, उनकी खुशहाली के लिए भी काम करना है। जैसे ये हमारा रूही है, ये कुदरती पौधों से माला माल है। यहाँ पे दरख्त हैं, झाड़ियाँ हैं, ग्रासीज़ हैं, कुछ मेडिसिनल प्लांट्स हैं बड़े कीमती और नायाब। हमने रूही को भी मॉडिफाई नहीं करना। अगर देखें, ये पूरी दुनिया में जैसे माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, इसी तरह डेज़र्ट भी एक बैरन लैंड नहीं है। डेज़र्ट एक बड़ा इनरिच लैंडस्केप है, ये समझना पड़ेगा आपको। और जो असल चौलिस्तानी रूहीलाज हैं वो इसी लैंडस्केप के ऊपर बड़े खुशहाल सर्वाइव करते हैं, क्योंकि उनका लाइफ स्टॉक इस पे सर्वाइव करता है। उसके ऊपर उनका मीट, मिल्क, वूल प्रोड्यूस हो रही है हमारी, और वो किस पे हो रही है? इन्हीं चौलिस्तानी पौधों के ऊपर। सही। वक्त के साथ साथ जहाँ पे रूही के अंदर कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे पौधे ख़त्म हुए हैं, वहाँ पे हमारा दायरा सीड को रीब्रॉडकास्ट भी कर रहा है। सही। क्या, ताकि इन चौलिस्तानी पौधों को नायाब होने से, ख़त्म होने से बचाया जाए। ठीक है। अगर ये चौलिस्तान इसी तरह बहाल रहेगा, असल चौलिस्तानी लोग बहाल रहेंगे, उनका लाइफ स्टॉक बेहतर होगा, उनका मीट, मिल्क, वूल की प्रोडक्शन बेहतर होगी, और ये हमारा रूही, जो असल रूही है, ये भी इसी तरह बरकरार रहेगा। और मैं एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट मैं ये चाहता हूँ कि हमने इस लैंडस्केप को भी ख़त्म नहीं करना। सहरा एक वेरी ब्यूटीफुल पीस ऑफ लैंड है। ये मेरा आज सब लोगों को आपके चैनल से ये पैगाम है, डेज़र्ट को कभी भी बंजर लैंड डिक्लेयर ना करें। डेज़र्ट एक पीस ऑफ लैंड है, एक ऐसा लैंडस्केप है जिसकी अपनी एक खूबसूरती है, उसके अपने कुदरती पौधे हैं, उसके अपने कुदरती जानवर हैं, और ये एक कुदरती इन्वायरमेंट रखता है। ये हमारे इस साउथ पंजाब के क्लाइमेट को भी साफ़ करता है। रूही के अंदर जाएं तो आपको बड़ा क्लीन इन्वायरमेंट मिलेगा। तो ये चीज़ें मैं आपके चैनल के वजह से सब अपनी कौम को, लोगों को आगाह करता हूँ कि इस रूही से प्यार करें। इस रूही के चाहे जानवर हैं, चाहे वो पौधे हैं, कोई भी चीज़ है, उससे प्यार करें। अच्छा अब्दुल्ला भाई, एक चीज़ और कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो जिस तरह ये स्प्रिंकल इस वक्त चल रहा है, तो जहाँ जहाँ पे उधर काश्त हो रही है, क्योंकि जहाँ अगर आप रूही को उसके असल सूरत हाल को नहीं छेड़ते, उसको आप मॉडिफाई नहीं करते और वहीं पर रहते हुए कुछ कल्टीवेट करते हैं, तो फिर जहाँ पर इरिगेशन सिस्टम नहीं है, तो आपको लगता है कि ये बड़ा बेनिफिशियल हो सकता है कि बारिश के बूंदों की तरह गिर रहा है और ज़्यादा बेनिफिशियल है और कम खर्च में जो है वो काश्तकार अच्छी। इसमें कोई शक नहीं है कि ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पूरी दुनिया अब ड्रिप और
स्प्रिंकलर सिस्टम पे कन्वर्ट हो रही है। हमें भी अपने किसानों को जहाँ पे डेजर्ट की पेरीफेरी पे जहाँ कल्टीवेशन पॉसिबल्स है वहाँ पे वाटर सेविंग के हवाले से ये एक बेस्ट टेक्निक्स है। और हमें आज नहीं कल नहीं इन चीज़ों को अडॉप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो आप फ्लडेड वाटर देते हैं उसमें वाटर का लॉस ज़्यादा है। सैंडी सॉइल है, वाटर बहुत डीप परकुलेट हो जाता है, डीपर लेयर पे चला जाता है, ऊपर क्रॉप्स को अवेलेबल नहीं होता। तो ये बेहतरीन ड्रिप सिस्टम और स्प्रिंकलर सिस्टम ये हमारे डेजर्ट की पेरीफेरी पे एक बेस्ट सिस्टम होगा। बिल्कुल ठीक है। तो इससे ज़्यादा बेनिफिट जो है वो लिया जा सकता है, क्योंकि अभी हम देख रहे थे कि उसमें बेरी जो है वो भी मल्टी क्रॉपिंग के तौर पर बेरी भी काश्त की गई है। अभी मैं देख रहा हूँ सुहांजना जो हमारा है यहाँ पे, तो आपको लगता है कि सुहांजना जो है चोलिस्तान के अंदर, क्योंकि दुनिया के अंदर इसके ऊपर मोरिंगा इस पर काम हो रहा है, अब मेडिसिनल प्लांट भी है और हम लोग तो पूरा इसको ताज़ा भी खाते हैं और खुश्क करके भी पूरा साल इसको खाते रहते हैं, तो इसके ऊपर भी कोई काम हो रहा है? लशारी साहब, हमारा एक रिसेंटली एक प्रोजेक्ट्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे साउथ पंजाब में सुहांजना एक सिंपल एक सुहांजना दरख्त नाम आप जानते हैं, लेकिन याद रखिए ये एक ट्री फॉर लाइफ है। सबसे पहले इसकी रूट्स यूज़ की जाती हैं फॉर मेडिसिन, फॉर फूड, उसके बाद इसके लीव्स यूज़ किए जाते हैं, उसके बाद इसकी बाटा जिसे इसके फ्लावर कोंपले एज ए वेजिटेबल के तौर पे यूज़ की जाती हैं। फिर इसकी जो फलियाँ हैं जब वो कच्ची होती हैं तो तब भी उन्हें भी यूज़ किया जाता है बहुत ज़्यादा एज ए फूड के तौर पे। तो ये हमारे याद रखें, हमारी डेजर्ट की पेरीफेरी पे या डेजर्ट के अंदर लेसर चोलिस्तान में जहाँ जहाँ सुहांजना है वहाँ पे ये लोगों की रिक्वायरमेंट को फूड को पूरा कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन इट। और मल्टी बेनिफिट किस्म के इसमें असरात हैं। और हमारे लोकल पीपल देखें, पिछले कुछ सालों से हमारी मार्केट की डिमांड ही पूरी नहीं हो रही सुहांजने की। सही, ठीक है, क्योंकि जब से लोगों के अंदर थोड़ी अवेयरनेस आई है तो वो सुहांजना डिमांड करते हैं। ठीक है, अब ये एज ए हमें सुहांजना एज ए फसल की सूरत में लगाना पड़ेगा क्रॉपिंग पैटर्न पे, ताकि एक फार्मर, क्योंकि मार्केट में वो इसको एज ए क्रॉप भी सेल करेगा, इसके डिफरेंट प्रोडक्ट्स को, लीफ को सेल करेगा, इसकी पोट को सेल करेगा, और इसकी जब कॉम्पल्स आएंगे जिसे बाटा कहा जाता है हमारे इधर लोकल लैंग्वेज में, तो वो भी। तो ये कहने का मकसद है ये दिस ट्री इज़ ए मिरेकल ट्री। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और अभी हम बात कर रहे थे स्प्रिंकल इरिगेशन के हवाले से, ड्रिप इरिगेशन के हवाले से। डॉक्टर साहब ने जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं, रूही चोलिस्तान के जो पौधे हैं उनकी अहमियत के हवाले से भी बताया। अब ज़रा चलते हैं और ख़ास तौर पर जो डायरेक्टर हैं चोलिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेजर्ट स्टडीज़ की, उनसे ज़रा चल के ओवरऑल डिपार्टमेंट की और इंस्टीट्यूट के हवाले से बात करते हैं। देखें जी, रूही चोलिस्तान के अंदर अगर आपको चीज़ें काश्त करनी है और उसको कुछ टेक्निक्स के साथ आप कर रहे हैं तो उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट जो है वो किया जा सकता है। तो कितना, अभी हम इसके ऊपर बात करेंगे ज़रा कि इसके ऊपर कितने एक्सपेंस आ सकते हैं और इसको मज़ीद कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। अभी हम आज बात कर रहे हैं चोलिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेजर्ट स्टडीज़ इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के अंदर जो प्रोजेक्ट है सोलर का, और सोलर के ऊपर स्प्रिंकल और ड्रिप इरिगेशन के ऊपर जो है वो ऑयल सीड्स जो का फील्ड है वो लगाया गया है। प्रोग्राम के इस हिस्से में सबसे पहले हम बात करेंगे, रिसर्च एसोसिएट हैं यहाँ के ही तालिब इल्म हैं आमिर शहजाद साहब, और इनसे ज़रा जानेंगे कि जो तिल की फसल के ऊपर ये काम कर रहे हैं तो इसके ऊपर बीमारियाँ कौन सी आ सकती हैं, सेक्ट कौन से आ सकते हैं, और कितने टाइम का ये जो है पूरा फसल यहाँ पर काश्त हो रहा है। अच्छा आमिर भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि ये जो तिल की फसल है जो आप ड्रिप और स्प्रिंकल पे लगा रहे हैं, इसका ड्यूरेशन कितना है, कब तक, कितने अरसे के अंदर ये तैयार हो जाती है, बर्दाश्त हो जाती है? सर हमारे पास ये जो तिल की क्रॉप है हमने लगाई है यहाँ पे, इसका क्रॉप ड्यूरेशन है 3 to 4 months, ऑलमोस्ट 110 to 120 डेज़ रिक्वायर्ड होते हैं, जिसमें हमारे पास ये क्रॉप रेडी टू हार्वेस्ट होती है। अच्छा, तो ये बताइएगा कि ज़ाहिर बात है जो दीगर फसलें हैं उसके ऊपर सबसे अहम चीज़ काउंट करती है कोई भी बीमारी उसकी या उसके हमलावर जो कीड़े होते हैं, तो इसको सबसे ज़्यादा नुकसान किस चीज़ से हो सकता है? जी बिल्कुल, इसी तरह जैसे इस साल हमारे यहाँ कॉटन की क्रॉप पे सबसे ज़्यादा अटैक वाइट फ्लाई का हुआ है, जिससे बहुत सारा हमारे इकोनॉमिक लॉस हुआ है। तिल की क्रॉप पे भी वाइट फ्लाई, जेसिड और एफिड का अटैक हमारे यहाँ ज़्यादा देखने में नज़र आया है, जिसकी वजह से हमारी जो फाइनल प्रोडक्शन है इस पे अल्टीमेटली इसका लॉस होगा, इकोनॉमिकल लॉस होगा। तो वाइट फ्लाई की वजह से ज़्यादा डैमेज हुई है हमारी क्रॉप। अच्छा, तो क्या जैसे हम कॉटन के ऊपर या दूसरी फसलों के ऊपर बीमारियों के कंट्रोल के लिए पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो इसके ऊपर भी इस तरह का कोई सीन है?
जी हाँ, बिल्कुल इस तरह हमने इस तिल की क्रॉप पे जो केमिकल पेस्टिसाइड अप्लाई किया है उसने हमारे यहाँ कॉटन की तिल की क्रॉप को वाइट फ्लाई के अटैक से कम अच्छा रोका है, उसको रोका है, बिल्कुल ठीक है। अभी चलते हैं यहाँ पर जो डायरेक्टर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चोलिस्तान डेजर्ट स्टडीज़ के, उनसे चल के ज़रा बात करते हैं कि ओवरऑल जो पूरा इदारा है वो कितना फैसिलिटेट कर रहा है यहाँ के लोगों को, कि इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं एक तो इसके ऊपर चल रहा है और फ्यूचर के अंदर किस तरह की कोई प्लान्स किए जा रहे हैं, और रूही समेत पूरा जो सराइकी खित्ते की अगर हम बात करें तो वहाँ पर किस तरह की चीज़ें हो सकती हैं और ये इदारा किस तरह का किरदार अदा कर सकता है, इसके ऊपर चलकर बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। अब तो जी अभी हम बात कर रहे थे तिल के फील्ड के हवाले से और ओवरऑल जो वहाँ पर स्प्रिंकल और ड्रिप इरिगेशन के ऊपर प्रोग्राम के इस हिस्से में मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं डायरेक्टर चोलिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेजर्ट स्टडीज़ प्रोफेसर डॉक्टर शाजिया अंजुम। और मैं आपको बताऊँ कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत लेविश लाइफ छोड़ के, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ छोड़ के अपने मुल्क के लिए जो है वो सर्व करने के लिए आते हैं। डॉक्टर साहबा कनाडा में काफ़ी अर्सा जो है वो काम करती रही, जॉब करती रही, और उसके बाद इनको लगा कि पाकिस्तान को मेरी ज़रूरत है, मेरे खित्ते को मेरी ज़रूरत है, तो छोड़ के सब कुछ पाकिस्तान आई और इस वक्त इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से हैं और एज अ डायरेक्टर जो है वो चोलिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेजर्ट स्टडीज़ को देख रही हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैम ये फरमाइएगा, अभी हमने आपका फील्ड विज़िट किया, बहुत अच्छा, आपके जो ख़ास तौर पर फैकल्टी मेंबर्स हैं बहुत अच्छा इन्होंने रिसर्च का काम भी कर रहे हैं, किस तरह से आप इनको फैसिलिटेट कर रहे हैं और किस तरह से आपको लगता है कि बेहतर काम होए तो चोलिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर चीज़ें मज़ीद बेहतर हो सकती हैं? हमारी जो टीम है माशाल्लाह ये यंग रिसर्चर्स हैं सबके सब और बहुत इंथुजियास्टिक हैं। हमारा जो मैनिफेस्टो है रिगार्डिंग डेजर्ट स्टडीज़, हमारा मेन फोकस डेजर्ट में क्या हो रहा है, रेगिस्तान को हमारी किस तरह से ज़रूरत है, उसी लिहाज से सारे के सारे प्रोजेक्ट डिज़ाइन होते हैं। अभी आपने देखा स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन, आप ये देखिए कि पानी की कमी हो रही है, पूरी दुनिया में ये मसला है और डिज़र्टिफिकेशन बहुत अरूज पर है। तो हमें फ्यूचर को देखते हुए, मुस्तकबिल को देखते हुए पानी को बचाना है। तो रेगिस्तान में ये अभी रिसेंट आपने प्रोजेक्ट देखा सारा का सारा उसका डिस्प्ले, हमारा सिर्फ इस एक प्रोजेक्ट का मकसद ये है कि आप किस तरह से पानी को स्मार्ट वे में बचाएं और ड्रिप पर जाएं, इससे बहुत सेविंग होती है पानी की। फिर दूसरा हमारा ये था कि हमारे एरिया की क्रॉप क्या है और हम उससे किस हद तक बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो हम तिलों पर गए, तिलों का तेल मेडिसिनली उसकी बड़ी इम्पॉर्टेंस है, कॉस्मेटिक्स में यूज़ होता है। इसके अलावा हम बाहर से तेल मंगा रहे होते हैं लेकिन अपने जो हमारे अपने नेचुरल रिसोर्सेज हैं हम उनको तो हम तेल बाहर से मंगवा एग्जैक्टली लेकिन हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लोर नहीं करते। तो तिल एक ऐसी, हम जितना भी यहाँ पे एक्सपेरिमेंटेशंस हैं वो सारे के सारे ऐसे हैं कि ड्राउट टॉलरेंट क्रॉप्स हैं, या हम एक्सपेरिमेंट करके अपनी क्रॉप्स को उसी तरफ कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान दुनिया में अगर पानी की कमी हो रही है तो उस कमी को ये किस तरह से मीट किया जाए। तो हमें फ्यूचर को सामने रख के अपने एक्सपेरिमेंट्स को इसी अंदाज से डिज़ाइन करना है। हमने देखी है कि अब जो लोग वहाँ पर काश्तकारी कर रहे हैं चोलिस्तान के अंदर, या कुछ फसलें लोगों को पता नहीं है, ज़मीन की अलाटमेंट हो गई या किसी से लीज़ पर ले ली, तो जी वहाँ पर मतलब कपास लगाएं या कुछ इस तरह की फसलें जिनको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो लगता है आपको कि हमें वहाँ पर ऐसी क्रॉप्स देनी चाहिए जो स्लाइन वाटर है वो भी हमारा इस्तेमाल हो जाए और वो ज़्यादा इस्तेमाल भी ना हो, और कम पानी के इस्तेमाल से हम ज़्यादा अच्छा जो है वो ज़मीन की साख को ख़राब करने की बजाय, पानी को ज़्यादा मकदार ख़र्च करने की बजाय कम पानी वाली फसलें काश करें। इसके ऊपर भी फोकस कर रहा है आपका इदारा? जी बिल्कुल कर रहा है। आप ये देखें सामने हमारा फील्ड है कैक्टस का, ये भी इसी तरह इसको भी पानी की कम ज़रूरत पड़ती है। हमने बारी इंस्टीट्यूट है पाकिस्तान का बहुत ही फेमस बारानी इंस्टीट्यूट, वहाँ से हमने बहुत सी ऑलिव्स की टाइप्स ली हैं जो कि ड्राउट टॉलरेंट हैं और सोडिक सॉइल पर ग्रो कर जाती हैं, हम उनको प्रमोट कर रहे हैं। तो हमें असल में स्मार्ट अप्रोच अपनानी चाहिए। हमें ये नहीं कि एक चीज़ जो उस खिते की है ही नहीं हम उसको फोर्स करके उस खिते में, यानी पानी की कमी है रेगिस्तान में, मैं एक ऐसी फसल उगाऊं जिसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी। हमें
उस खिते के मुताबिक, उस ज़मीन की नेचर के मुताबिक हमें वहाँ पे एग्रीकल्चर करनी होगी। मैंने अभी मेरे कुछ साइंटिस्ट ख़ास तौर पर नवाज शरीफ ज़रिए यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहाँ से कुछ लोग गए मिस्र, तो वहाँ से वापस आया तो उन्होंने कहा जी हमने देखा टीलों के ऊपर जो है वो उनके बागात लगे हुए हैं, आम के बागात हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें ऐसी जो वहाँ पर नहीं होती लेकिन वो वहाँ पर हो रही हैं। वो ड्रिप इरिगेशन से ये बहुत सक्सेसफुल है, वो किया हुआ है, लेकिन इस सब के लिए कहीं ना कहीं वसाइल भी दरकार होते हैं इस तरह की चीज़ों के लिए। तो आपको लगता है कि आपका इदारा डेफिनेटली एक बहुत बड़ा, इस्लामिया यूनिवर्सिटी की बात करें और फिर चोलिस्तान इंस्टीट्यूट की बात करें आपकी, तो बहुत बड़ा काम कर रहा है। वसाइल जितने आपको चाहिए, आपको लगता है कि अभी उतने हैं, या अगर वो उतने पूरे हो जाएं तो उससे ज़्यादा चीज़ें इम्प्रूव हो सकती हैं? जी बिल्कुल, अगर हमारे इंस्टीट्यूट को मज़ीद वसाइल मिलें और हमारे इंस्टीट्यूट को स्ट्रेंथन किया जाए तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आएंगे, क्योंकि चोलिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेजर्ट स्टडीज़ इट्स अ बिग नेम, लेकिन अभी जो हमें रिसर्च का चंक मिल रहा है इट इज़ वेरी स्मॉल। तो हमें अगर सपोर्ट मिलती है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन करने में तो ऑफ कोर्स हम अपनी फैकल्टी को भी इनरिच करेंगे, और जो डेजर्ट रिज़ल्ट से कंसर्न्ड हमारे रिसर्च एरियाज़ हैं वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। मैं आपको मिसाल देती हूँ इसराइल की। इसराइल में बहुत बड़ा डेजर्ट है और वहाँ पर जो उनकी एक्सपोर्ट है वो डेजर्ट से ही इतना कुछ ले रहे हैं और बहुत ही अमेजिंग है। तो हम भी उसी मॉड्यूल पर यहाँ पर अगर हम डेजर्ट को फोकस करते हुए हम अपना यहाँ पर एरिड जोन एग्रीकल्चर करते हैं तो यहाँ से बहुत कुछ हम ले सकते हैं। और स्पेशली जो हमारे एरिया का डेजर्ट है आप इसको फर्टाइल डेजर्ट कहेंगे, क्योंकि आप ये देखें थोड़ी सी बारिश हो तो लश ग्रीन हो जाता है। तो एज़ कम्पेयर टू सिंध, जो सिंध में डेजर्ट है, तो ये जो हमारा इंस्टीट्यूट है, मैं ये नहीं कह रही कि हम पाकिस्तान के बाकी जो डेजर्ट्स हैं उनको फोकस नहीं करेंगे। ये एक हमारा नेशनल, बल्कि मैं ये कहूँगी इन फ्यूचर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट होगा रिगार्डिंग डेजर्ट स्टडीज़। अभी तक तो पाकिस्तान में ये इस तरह का और कोई इदारा नहीं है, सिर्फ हमारा इदारा है। और मज़ीद ये कि इसको स्ट्रेंथन करने की डेफिनेटली ज़रूरत है। इसके लिए मैंने एक PC1 बनाया है और PC1 में हम कवर कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, डेजर्ट के मेडिसिनल प्लांट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा एरिड जोन एग्रीकल्चर और आर्कियोलॉजी भी, क्योंकि हमारा जो ये खिता है इसकी रिच हेरिटेज भी है, उसको भी एक्सकवेट करने की ज़रूरत है। वो कंपोनेंट हम उस पर भी हमारा है कि हमने उस पर काम करना है। और डेजर्ट रिलेटेड जो भी हमारा इवन के कस्टम्स कल्चर उसको भी देखना मैं है। आखिर में सिर्फ इतना पूछूंगा, कनाडा छोड़ के आई पाकिस्तान और बहावलपुर, लगता है कि फ़ैसला ठीक है? और जी बिल्कुल, अपने इलाके में रहना ये खासा रिवॉर्डिंग होता है कि आपको जब लोगों से मोहब्बत मिलती है तो फिर लगता है कि आपने कनाडा सही छोड़ा, क्योंकि यहाँ अपने लोग जब आप देखते हैं कि आप उनके लिए काम कर रहे हैं इतनी सिंसियरिटी के साथ तो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। बिल्कुल ऐसे कि ये जी मट्टी की मोहब्बत होती है, ये मट्टी वालों से मोहब्बत होती है कि बंदा जो है वो छोड़ के सब कुछ अपने मुल्क के लिए और अपने खिते के लिए आता है। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपके वक्त का, और ये नाज़रीन आपसे वादा है कि पूरा प्रोग्राम बहुत जल्द हम चोलिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेजर्ट स्टडीज़ के ऊपर जो है पूरा प्रोग्राम करेंगे, और इसके अंदर बहुत खूबसूरत चीज़ें जो हैं वो इस डिपार्टमेंट ने, इस इंस्टीट्यूट ने की हुई हैं, वो हम आपके सामने रखेंगे। आप हैरान रह जाएंगे कि रूही चोलिस्तान एक पूरी दुनिया है, उसके अंदर पूरी ज़िंदगी है जो बाकी इलाकों से मुख्तलिफ है, हटकर है। उसके ऊपर जो है वो पूरा प्रोग्राम बहुत जल्द आपकी खिदमत में पेश करेंगे। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपका, आपके इदारे के बाकी दोस्तों का। और अभी चलते हैं और इस पूरे इंस्टीट्यूट को, इस पूरे इदारे को, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर को लीड कर रहे हैं वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब साहब। उनके साथ चलकर ओवरऑल कुछ चीज़ों के ऊपर गपशप करते हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। अभी हम बात कर रहे थे स्प्रिंकल इरिगेशन की और ड्रिप इरिगेशन के हवाले से, और ख़ास तौर पर कि सोलर बेस्ड जो है वो ये चीज़ें रूही चोलिस्तान के अंदर एक तरफ पानी की कमी और दूसरी तरफ चोलिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेजर्ट स्टडीज़ जो है वो एक बहुत बड़े इस तरह के इनिशिएटिव को लेकर, प्रोजेक्ट को लेकर आगे चल रहा है कि जो गेम चेंजर साबित हो सकता है इस न सिर्फ रूही चोलिस्तान के लिए बल्कि पाकिस्तान के लिए भी, कि पानी की कमी को किस तरह पूरा करना है और कम पानी से ज़्यादा बेहतर फसलें कैसे पैदा करनी है। प्रोग्राम के इस हिस्से में मेरे साथ मौजूद हैं आप इस पूरी यूनिवर्सिटी को शानदार तरीके से लेकर इसके डेवलपमेंट्स के हवाले से आगे चल रहे हैं वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर इंजीनियर अतर महबूब साहब। आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि जब भी हमने आपको ज़हमत दी आपने अपना वक्त निकाला।
सर ये बताइएगा, अभी हमने इनके फील्ड चोलिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेजर्ट स्टडीज़ के फील्ड विज़िट किए, बहुत चीज़ें सामने निकल कर आई हैं। HEC के इस प्रोजेक्ट के हवाले से भी हमने देखा कि कम पैसों से आप अच्छी इरिगेशन कर सकते हैं, अच्छी क्रॉप्स लगा सकते हैं। आप किस तरह से डिज़ाइन कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी जो है किस तरह से फैसिलिटेट कर रही है अपने इस तरह के लोगों को कि वो यूनिवर्सिटी से जब उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो तो वो सिर्फ यूनिवर्सिटी के लिए ना हो बल्कि पूरे समाज के लिए हो? हमारी जो रिसर्च है उसका जो पर्पस है वो यही है कि जो रीजनल प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, उस पर काम किया जाए। तो जैसे आपने देखा कि चोलिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेजर्ट स्टडीज़ में जो साइंटिस्ट हैं वो एक मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। यहाँ डेजर्ट का जो इकोसिस्टम है, उसका फ्लोरा, उसका फौना, उसका जो एनवायरनमेंट है, क्लाइमेट चेंज के डेजर्ट पे जो इम्पैक्ट्स हैं, और स्पेशली डेजर्ट की जो अपनी एक एनवायरनमेंट है जहाँ वाटर स्कार्सिटी होती है, तो उसमें जो पौधे, जो प्लांट्स नेचुरली सर्वाइव करते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक भी देखते हैं। फिर ये है कि अगर हम डेजर्ट के अंदर और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं एक सस्टेनेबल वे में, क्योंकि हमारा मेनली पर्पस ये है कि जो डेजर्ट का अपना इकोसिस्टम है उसको डिस्टर्ब इस तरह ना किया जाए कि कोई इरिवर्सिबल उसमें चेंज आ जाए। तो पानी चूँकि लाइफ की बुनियाद है, और आपको पता है कि जो बल्क वाटर है वो बहुत स्केर्स होता है, तो जो ड्रिप इरिगेशन है वो लेस दैन 10% वाटर यूज़ करके आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। तो यहाँ आप हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनको देख रहे हैं कि इस पर्टिकुलर रिसर्च प्रोजेक्ट में वो जो मल्टीपल फैक्टर्स हैं, स्पेशली जो डेजर्ट की जो सॉइल की कंडीशंस होती हैं, जो सैंडी सॉइल होती है, उसके बाद जो वाटर की भी अवेलेबिलिटी है, यहाँ पे जो है ज़्यादातर बहुत ही हाई TDS है, सॉल्ट है वाटर में। तो उस तरह की क्रॉप्स और इस एनवायरनमेंट के ऊपर स्टडीज़ कर रहे हैं कि कौन सी अप्रोच ज़्यादा फीजिबल है। ये बड़ा अहम है सर, क्योंकि लोग आमतौर पर वो छोड़ देते हैं, नहीं यार यहाँ तो नमकीन पानी है, सलाइन वाटर है, कुछ नहीं होएगा, बस इसको छोड़ दें। तो ये आइडिया बड़ा मुनफरद है कि उस पानी में क्या हो सकता है उसके ऊपर काम किया जाए। एग्जैक्टली ये जो साइंस है, ये जो हमारे साइंटिस्ट हैं, ये पॉसिबिलिटीज़, साइंस के तहत जो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जिसमें एक सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की जा सकती हैं चोलिस्तान में, कि जहाँ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी लो हो लेकिन इकोनॉमिक बेनिफिट भी गेन किया जाए, ताकि एक विन विन सिचुएशन हो। क्योंकि आपको ये पता है कि लोग रैंडमली इस डेजर्ट को, चोलिस्तान को कन्वर्ट कर रहे हैं फार्म लैंड में, ठीक है। तो उसका जो इम्पैक्ट है लॉन्ग टर्म में, डेजर्ट जो बेनिफिट्स दे सकता है, अगर हम उनको स्लोली उन बेनिफिट्स को निकालें तो वो हमें बहुत लॉन्ग टर्म तक वो बेनिफिट्स देता रहेगा। लेकिन अगर हम क्विकली वो बेनिफिट्स लेने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारे स्पीशीज़ हैं प्लांट्स के जिनकी मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं, जिनके अंदर और इकोनॉमिक पोटेंशियल है, वो सारा हम लोग लूज़ कर देंगे। तो जो हमारे साइंटिस्ट हैं कोलैबोरेट भी करते हैं। एक बायोडाइवर्सिटी पार्क है जो हमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हैंड ओवर किया था, उसको हम रन करते हैं एज अ फैसिलिटी। उसके बाद हुबाड़ा फाउंडेशन है, उसके साथ हमारे रिसर्चर्स काम कर रहे हैं चोलिस्तान में रीफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट पे। तो हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो क्या करते हैं कि बहुत मेहनत से सीड्स उन प्लांट्स की, उन एंडेमिक स्पीशीज़ की जमा करते हैं जो आस्ता आस्ता एक्सटिंक्शन की तरफ जा रहे हैं। जैसे आपका वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी पार्क है, तो अगर इस तरह का एक लैंड जो है वो यूनिवर्सिटी को मिल जाए कोई 500, 1000, 2000 एकड़ तक, और उसके अंदर आपके स्टूडेंट्स जो हैं, दुनिया भर में जैसे होता है कि आपके जो PhD के स्कॉलर्स होते हैं तो वो जाके अपने प्रोजेक्ट्स जो है वो उधर जाके इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं और उसके बाद चीज़ें निकाल कर सामने ला रहे होते हैं। तो ये भी ज़्यादा बेनिफिशियल होएगा कि आपके जो लोग होंगे उनके पास इतनी ज़मीन हो कि जो चोलिस्तान के अंदर हो उसके ऊपर काम करें, और वो काम जो है वो सिर्फ फिर जब निकले तो फिर पूरे पाकिस्तान के लिए जो है वो एक बेनिफिशियल बन जाए। जी अच्छा, ये आपका जो सवाल है एक इंतहाई पर्टिनेंट और वैलिड क्वेश्चन है, और ये अप्रोच जो है ये दुनिया में और जगहों पे ली जाती है। और इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर को भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक ज़माने में कमिट किया था कि चोलिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेजर्ट स्टडीज़ के लिए वो 5000 एकड़ चोलिस्तान में उन्होंने एयर मार्क भी की थी वो लैंड। तो मैं आपके तवज्जुह से दोबारा गवर्नमेंट से अपील करना चाहूँगा कि इस वक्त इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर पूरी तरह गियर्ड अप है। चोलिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेजर्ट स्टडीज़ में मल्टी डिसिप्लिनरी साइंटिफिक कम्युनिटी है, जो अगर आप वो लैंड देते हैं तो वो फिर ऐसे रिसर्च प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं जो लार्ज स्केल पे उनकी प्रोटोटाइपिंग और प्रैक्टिकेबिलिटी एग्जामिन हो सकती है। चोलिस्तान का जो लाइफ स्टॉक पोटेंशियल है, हमारे जो वेटनरी कॉलेज है और एनिमल साइंटिस्ट हैं, वो इस वक्त कहा जाता है कि चोलिस्तान का जो लाइफ स्टॉक पोटेंशियल है वो हम 10% भी यूज़ नहीं कर रहे। तो अगर हम उसको ऑप्टिमली यूज़ करेंगे तो जो फूड सप्लाइज़ हैं
हम इंश्योर कर सकते हैं। और ये जो डेजर्ट है, जो अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है, ये हमें और इतने इकोनॉमिक बेनिफिट्स दे सकता है। तो मैं समझता हूँ कि आपका पॉइंट बहुत वैलिड है। गवर्नमेंट को हम अपील करेंगे कि चोलिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेजर्ट स्टडीज़ को वो जो लैंड 5000 एकर्स गवर्नमेंट ने कमिट की थी वो दी जाए। और इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर में इस वक्त तकरीबन 350 से ज़ायद मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च साइंटिस्ट हैं। उसमें एनवायरमेंटल साइंटिस्ट भी हैं, सॉइल साइंटिस्ट भी हैं, लाइफ साइंटिस्ट भी हैं, बॉटनिस्ट भी हैं, जोलॉजिस्ट भी हैं। ये सारे मिल के मल्टी डिसिप्लिनरी और फिर सोशल साइंटिस्ट भी हैं जो सोशल वर्क भी कर रहे हैं। और चोलिस्तान का सोशल सिस्टम, इकोसिस्टम और इसको पूरी तरह अंडरस्टैंड करते हैं। और फिर जो ये मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च प्रोजेक्ट्स वहाँ कर सकते हैं, उसके आप ये समझें कि डिविडेंड्स जो हैं सोसाइटी लॉन्ग टर्म में हासिल कर सकती है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा जी, मैं अपने नाज़रीन को बता दूं कि चोलिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेजर्ट स्टडीज़ जो है वो पाकिस्तान का वाहिद इदारा है जो डेजर्ट के ऊपर जो है वो काम कर रहा है। और आप इस्लामिया यूनिवर्सिटी के अंदर कभी आपका आना हो तो आप देखें कि ये कितना बड़ा काम, एक पूरी दुनिया है रूही चोलिस्तान, और उसको ना सिर्फ उसकी असल हालत में बचाना है बल्कि उसको मज़ीद बेहतर करना है। सर, पूरी दुनिया के अंदर ये होता है कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो मेन स्टेक होल्डर होती हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हवाले से। पाकिस्तान में हमने देखा कि बहुत कम इस तरह का ट्रेंड है, लेकिन अभी हम पिछले कोई 2-3 सालों से हम देख रहे हैं कि रिसर्च के हवाले से भी काम हो रहा है। और ख़ास तौर पर जिस तरह से स्टूडेंट्स को, जिस तरह से एकेडमिया को इन्वॉल्व होना चाहिए रिसर्च के अंदर, वो कर रहे हैं। हमने एग्रीकल्चर के अंदर देखा कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी से डेवलप होने वाला जो कॉटन का बीज है वो इस वक्त पाकिस्तान के ज़्यादातर एरिया के ऊपर काश्त हो रहा है। इसी तरह वीट के ऊपर काम हो रहा है। और अब हमने देखा कि ऑयल सीड के ऊपर जो है वो काम हो रहा है। ऑयल सीड पे मैं आपको बताऊं कि बहावलपुर डिवीजन के अंदर इतना काम नहीं हो रहा जितना इस्लामिया यूनिवर्सिटी में अब मैंने आके देखा कि ये काम हो रहा है। तो आपको लगता है कि जो काश्तकार हैं और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी इन प्रोजेक्ट्स के साथ ज़रा लिंकअप करके और उनको भी बेनिफिशियल जो है वो बनाया जाए कि आप जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसको डिज़ाइन अब फील्ड में होए और काश्तकार कर रहे हों तो ज़्यादा बेहतर इम्पैक्ट पड़ रहा हो। बिल्कुल अच्छा, ये भी जो आपका एक ज़ाविया है, ये एक इंतहाई अहम ज़ाविया है। इसी हवाले से इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर में जो ऑफिस ऑफ रिसर्च, इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन है ऑरिक, उसके तहत हम अक्टूबर के एंड में फार्मर्स कन्वेंशन या उर्दू में कहें किसान मेला ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, जिसमें हम ट्रिपल हीलिक्स मॉडल के तहत 3 जो की स्टेक होल्डर्स हैं, एकेडेमिया, इंडस्ट्री और गवर्नमेंट, उनको एक प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं जिसमें हम बड़े पैमाने पे जो यहाँ प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं और दीगर फार्मिंग कम्युनिटी है उनको लेके आएंगे। और जो हमारे एकेडेमिया है और जो इंडस्ट्री है वो स्टेट ऑफ एकेडेमिया, स्टेट ऑफ रिसर्च को प्रेजेंट करेगी जो रेलेवेंट होगा फार्मर से। जो इंडस्ट्री है वो जो उनके पास सॉल्यूशंस मौजूद हैं और या उनको प्रॉब्लम्स फेस हो रहे हैं वो प्रेजेंट करेंगे। और जो गवर्नमेंट है वो पॉलिसीज़ के बारे में अवेयरनेस देगी और गवर्नमेंट के जो प्लान्स हैं उस हवाले से आगाह करेगी इन स्टेक होल्डर्स को। तो ये सारे स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाना, ये भी यूनिवर्सिटी की जो है मैं समझता हूँ कि अहम जिम्मेदारी है। और इस हवाले से आप जल्दी देखेंगे अक्टूबर के एंड में फार्मर्स कन्वेंशन ऑर्गेनाइज़ होगा। और हमारा प्लान ये है कि ये फार्मर्स कन्वेंशन साल में 2 दफ़ा किया जाए, एक दफ़ा फॉल में और एक दफ़ा स्प्रिंग में, ताकि जो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन है वो इनके दरमियान, स्टेक होल्डर्स के दरमियान सिंक्रोनाइज हो, ताकि जो मुल्क को दरपेश एग्रीकल्चरल सेक्टर के चैलेंजेस हैं उसका बर वक्त रिस्पॉन्स किया जाए, चाहे वो कॉटन से रिलेटेड हों, चाहे वो दीगर फूड सप्लाई से रिलेटेड हों। और मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी इसमें एक बड़ा अहम रोल प्ले कर सकती है। अहम रोल प्ले कर सकती है और कर भी रही है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि सोलर के ऊपर किस तरह स्प्रिंकल और ड्रिप इरिगेशन के साथ जो है वो स्लाइन वाटर के साथ के ऊपर जो है किस तरह से अच्छी ऑयल सीड के क्रॉप जो हैं वो काश्त की जा सकती हैं और कितना अच्छा बेनिफिट जो है वो लिया जा सकता है। चोलिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेजर्ट स्टडीज़ जो है वो अपना क्या किरदार अदा करता है इसके ऊपर हमने बात की है। और अभी वाइस चांसलर साहब ने ओवरऑल चीज़ों के ऊपर जो है वो बात की। हम बहुत शुक्रगुजार हैं और इंशाल्लाह वादा है एक पूरा प्रोग्राम बहुत जल्द चोलिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेजर्ट स्टडीज़ के हवाले से हम करेंगे कि ये इदारा किस तरह का काम कर रहा है और फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं। प्रोग्राम का वक्त अपने ख़त्म को पहुँचा। अपने मेज़बान अतुल्लाह शारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।